नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूपीएसआई की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 90 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को समझना सीखना साथ साथ सॉल्व भी करते जाना। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर ही टेलीग्राम पर ही आपको जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी की PDF अवेलेबल करा दी जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए और यहीं पर आपको PDF अवेलेबल करा दी जाती है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब उसने कहा व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्केल by which the length of 12 meter, 8 meter 20 centimeter, 4 meter 20 centimeter can be measured exactly। उसने कहा कि भी उस स्केल की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है जिससे मैं 12 मीटर को और 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को पूरी तरीके से माप सकता हूँ। इट मीन्स इन सभी का हमें क्या लेना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले इनको मीटर में दिया है, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो यहां से 12 मीटर है, 12 मीटर है तो 1200 सेंटीमीटर। यहां से 8 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 820 सेंटीमीटर। यहां से इसको लिख सकता हूं 420 सेंटीमीटर। क्लियर है? 420 सेंटीमीटर। अब यदि आप यहां से देखते हैं इनका हमें HCF निकालना है तो इनका HCF निकालने का एक तरीका मैंने आपको कई बार सिखाया है क्या कि LCM के तरीके से ही आप इनको HCF भी इनका निकाल सकते हैं। पहली चीज एक ऐसा नंबर बताओ जो इन सभी को तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है। तो यदि मैं 20 लेके चलता हूं, 20 से अभी लेके चलता हूं कि 20 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 20 से कितनी बार भाई? आप कहेंगे सर 60 टाइम्स। 20 से ये वाला नंबर कितनी बार? आप कहेंगे सर 41 टाइम्स। 20 से ही ये वाला नंबर कितनी बार भाई? आप कहेंगे सर 21 टाइम्स। क्लियर? क्या कोई अब ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? क्या कोई अब ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? तो ऐसा तो कोई नहीं है। क्लियर है ना? तो अब जब ऐसा कोई नंबर नहीं है तो इनका HCF कितना आ गया भाई? 20। तो 20 सेंटीमीटर का वो स्केल होगा जो 12 मीटर और 8 मीटर 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मेजर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर है भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। उसने कहा 5% ऑफ P इज 10। भाई P का 5% कितना है भाई? P का 5% 10 है। P का 5% कितना है? 10। और जब P का 5% का मीनिंग होता है 5 कितना? 100। किसका भाई? P का। P का 5/100 किसके बराबर है? 10 के। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 200 आएगी ना भाई। ये 2 टाइम कैंसिल और ये P की वैल्यू आ गई 200। और उसने कहा 10% ऑफ Q इज 5। Q का 10% 5 है। Q का 10% 10%, इट मीन्स 10/100 इक्वल टू कितना भाई? 5। तो ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 50 आ गई। तो आपसे पूछा है इफ R इज इक्वल टू Q बाई P। R जो है वो किसके बराबर है? R बराबर है Q बाई P के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू क्या होगी? इट मीन्स R की वैल्यू का मीनिंग है Q बाई P की वैल्यू। और Q की वैल्यू है हमारे पास 50 और P की कितनी है? 200। तो करेक्ट आंसर इज 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो सही जो आंसर होगा इसका 1/4 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 56। उसने कहा दो नंबर हैं उनका डिफरेंस कितना है भाई? 56 का डिफरेंस है। एंड द फर्स्ट इज
2/9 ऑफ द सेकेंड। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है भाई, 2/9 टाइम्स है। उसने कहा कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड का कितना है, 2/9 है, 2/9 ऑफ सेकेंड नंबर। क्लियर है? यहां से देखो भाई, तो फर्स्ट अपॉन में सेकेंड, फर्स्ट अपॉन में सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/9। क्लियर? तो यदि पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या है, 9। इनका डिफरेंस देखें तो यहां पर आ रहा है भाई 7, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया है भाई, 56 दिया है। तो कितने टाइम्स है भाई, आप कहेंगे सर 8 टाइम्स है, 7 8 जा 56। तो नंबर्स क्या क्या आ गए भाई हमारे, एक आ गया भाई, यहां से देखें तो 16 आ गया, तो पहला नंबर आ गया भाई हमारा 16। भाई 8 टाइम्स इनका भी करना होगा, तो 8 दूनी 16, 16। और दूसरा नंबर आ गया भाई कितना, 9 × 8, इट मीन 72। तो रेशो क्या बन जाएगा, 16:72। तो आंसर देखिए भाई है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा, ए मैन बोथ 5 आर्टिकल फॉर ₹1। एक आदमी ने 1 रुपए में 5 आर्टिकल खरीदे। एक आदमी ने 5 आर्टिकल खरीदे 1 रुपए में। हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर 1 रुपी। 1 रुपए में वो कितने बेचे, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का यदि उसे प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल उसे बेचने पड़ेंगे। अब एक बात सोचो, उसे चाहिए 25% का प्रॉफिट, और 25% का प्रॉफिट का मीनिंग हो गया एक तरीके से जो प्राइस है, प्राइस हो गया, यदि पहले कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था तो 100 से 125 हो गया। और प्राइस और क्वांटिटी में, या फिर यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, रेशो देख लो कितना भाई, 4 से 5। प्राइस का जो रेशो हो गया 4 से 5 है, तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, 5 से 4। तो इसका मीनिंग जितने रुपए में पहले हम 5 खरीदते थे तब उतने में ही 4। क्लियर है? तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5 से 4। अब वहां पर भी देखिए पहले कितने आर्टिकल खरीदते थे भाई, 5, यहां पर भी 5 है, और अब कितने, इसका मीनिंग अब हम खरीदेंगे कितने, 4। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम 1 रुपए में 4 बेचते जाएं तो 25% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 4। क्लियर? बाई चांस भाई यहां पर 20 आर्टिकल होते तो क्या करते, बाई चांस यहां 20 होता तो 5 4 जा 20, तो 4 4 जा कितना भाई, 16। ठीक है ना, तो तब 16 आ जाता। और देखो ये लॉजिक तभी लगता है कि देखो यहां पर हमने 1 रुपए के खरीदे थे और बेच भी 1 ही रुपए के रहे। और यदि यहां पर 2 रुपया होता फिर क्या करते, पहले 1 रुपए के हिसाब से निकाल लेते, फिर 2 का देखते भाई। यदि 1 रुपए में, यदि बाई चांस यहां पर क्वेश्चन में 2 होता, 1 मिनट के लिए यदि यहां पर 2 होता, तो यहां पर देखो अभी 4 है ना, तो 4 का दूना कितना, 8, तो तब 8 बेचते। क्लियर है ना, पक्का समझ में आई चीजें। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज 4 इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा इसने, कहा द बेस ऑफ द सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल हुज साइड आर 6 8 एंड 10। प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और टॉप एक जैसा होता है, और उसने कहा उसका जो बेस है सॉलिड राइट प्रिज्म का वो ट्रायंगल की शेप का है। तो इसका मीनिंग टॉप भी ट्रायंगल की शेप का होगा ऐसा। और जैसे ही उसने हमसे बोला कि उसकी साइड है भाई कितना, 6 8 10, तो 6 8 10 जैसे ही बोला तो इसका मीनिंग हमें समझ में आ जाना चाहिए। 6 8 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, राइट एंगल ट्रायंगल को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल को वो रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, राइट एंगल का ट्रायंगल को। इट मीन्स यदि ये 6 है, ये 8 है, तो ये वाली 10 हो गई। तो यहां पर ये वाला एंगल 90 का। क्लियर है? अब साथ में उसने कहा इसकी हाइट जो है वो कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये तीनों चीज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका एलएस से फाइंड कर लेते हैं। एलएस से लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का पेरीमीटर और इनटू क्या कर दे भाई, हाइट। अब बेस का पेरीमीटर कितना है जरा देखना,
बेस का पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो 6, 8, 6 और 10 यही है ना, तो इनका सम 6 + 8 + 10। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कितनी है भाई? 10। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया भाई? ये आ गया 24, तो 240 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया LSA। अब TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे कि दीवारों का एरिया, LSA का मीनिंग है दीवारों का एरिया, दीवारों का एरिया में पता चल गया। अब यदि मैं इनमें टॉप और बॉटम का एरिया और ऐड कर दूं तो हमारी बात बन जाएगी। दीवारों का एरिया आया भाई 240 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया, बेस कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना होगा? 8 मान लीजिए, और इसकी हाइट कितनी भी? 6। इससे ये तो यहां पर 48 ऐड हो गया, तो कितना आ जाएगा भाई? 288। अब रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हुआ करता है प्रिज्म का। तो एरिया ऑफ बेस, अब बेस तो यही है ना बेटा, और ये जो बेस है इसका एरिया, और ये बेस कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है इसका? 8, और हाइट कितनी है इस राइट एंगल ट्रायंगल की? 6 है। ये तो एरिया ऑफ बेस आया, इनटू हाइट कितने है? टोटल हाइट है भाई 10। यहां से ये 4 बार 6 चौक 24, तो 240, 240 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो उसने पूछा था टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया है 288, लेटरल सरफेस एरिया है 240, और वॉल्यूम कितना है? 240। तो इसका आंसर कितना बन जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने लिखा क्या है? मैनेजमेंट वर्ड है। क्या कहा? मैनेजमेंट। ठीक है। अब वो कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट कैन बी अरेंज so that the vowel and consonant occupy the respective place as in management। अब देखो कहना क्या चाहता है, उसने कहा कि कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि भाई जो कॉन्सोनेंट है वो अपनी पोजीशन पर आए, इट मीन जहां अभी है वहां वहीं पर आए, कॉन्सोनेंट वहीं पर आए। जैसे कॉन्सोनेंट फर्स्ट पोजीशन पर है, थर्ड पर है, और फिफ्थ पर है, सेवंथ पर है, फिर 9th और 10th, इस तरह से है ना, जहां भी इनकी पोजीशन है वहीं पर आए, और वोवल भी वहीं पर आए। अब एक बात सोचो भाई, अब जब ऐसा कहना चाहता है तो कॉन्सोनेंट के लिए कितने ऑप्शन है भाई? यहां पर देखो कितने भाई, 1 2 3 4 5 6, तो इसको ये 6 पोजीशन है और 6 ही कॉन्सोनेंट हुए, और जब 6 कॉन्सोनेंट है 6 पोजीशन है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 6 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है। अब रही बात वोवल की, वोवल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पोजीशन वोवल के लिए बची है, 4 ही वोवल है, तो कितने तरीके से? इनटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर रिपीट भी हो रहे हैं। एम कितनी बार रिपीट हुआ? आप कहेंगे सर 2 बार रिपीट हुआ। एम 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल। ए कितनी बार आया भाई? 1 2 बार आया, इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां पर एन भी 2 बार आया, इंटू 2 फैक्टोरियल। और रही बात ई की, ई भी यहां पर 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और यहां पर डिवाइड में ही इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इनसे हमने डिवाइड कर लिया। अब जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ, देखो 6 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में, यहां से 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1
और यहाँ पर भी 2 इंटू वन 2 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा मैंने कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए भाई, ये 4 तो ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी, इन सब की क्या कर देनी है हमें, मल्टीप्लाई। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ गया, ये 30 तो ये हुआ, और ये 6 छंग 36, 36 ये 108, तो 1080 इसका आंसर आ जाएगा। तो इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इतने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो राइट आंसर इज 1080 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए भाई, इसने क्या कहा कि एक टैंक है जिसके अंदर लीकेज है और बॉटम में लीकेज है, तो वो पूरे टैंक को खाली कर सकता है 16 घंटे में। इट मीन्स उसने कहा जो लीकेज है वो पूरे टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है, 16 आवर्स में खाली कर सकता है। अब उसने कहा यदि हम एक पाइप चलाएं जो कि जिससे भरा जा रहा है 1 मिनट में कितना, 12 लीटर पानी हम भर सकते हैं, 1 मिनट में 12 लीटर पानी भर सकते हैं। यदि मैं उसको चला देता हूं तो तब 24 आवर लगते हैं। तो इट मीन्स लीकेज प्लस पाइप, तब कितना भाई, 24 आवर लगते हैं, तब 24 घंटे लगते हैं। तो आपको बताना है कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी क्या है। अब आप एक बात समझिए, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा, 48। तो ये कितनी बार भाई, कितना खाली हो जाएगा, 3। 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा। यहां पर कितना खाली होगा, यहां पर 2 लीटर खाली होगा ना। अब देखो इसने खाली किया 3 लीटर, और यहां पर दोनों ने मिलकर खाली किया कितना भाई, यहां पर फिल्डेड फुल्ली, ये फिल्डेड ना होकर एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर -2 हमें क्या बता रहा है कि ये जो खाली कर रहा है दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर चल रहे हैं, लीकेज भी हो रही है, पाइप भी चल रहा है, पाइप से पानी भरा भी जा रहा है, तो तब 1 घंटे में 2 लीटर खाली हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लीकेज 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा था, लेकिन जब पाइप चलने लगा तो इसका मीनिंग 2 लीटर। तो ये जो पाइप है वो कितना लीटर भर रहा है अभी, 1 लीटर। तो पाइप से 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है, पाइप से 1 घंटे में कितना भाई, 1 लीटर। लेकिन यहां पर 1 मिनट में 12 लीटर है, तो इसका मीनिंग 60 मिनट, 1 घंटे में कितना, 720 भाई। 1 मिनट में यहां पर 12 लीटर है, तो 1 घंटे में 60 मिनट में कितना भाई, 720। तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 720 लीटर, 720 लीटर। क्या ये बात है, क्लियर है, 720 लीटर, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो एक जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 720 लीटर की। और आपसे टोटल कैपेसिटी यहां कितनी दिखाई दे रही है, 48 दिखाई दे रही है। तो 48 किसके बराबर होगा, 720 गुणा कितना भाई, 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 दूनी 16, तो लास्ट में 6 वाला आएगा। तो राइट आंसर जो हमारा बन जाएगा वो हमारा बनेगा कितना, 34560, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दोबारा से समझा देता हूं भाई। देखो इसने क्या कहा, इसने हमसे ये कहा था कि एक टैंक है जिसके अंदर लीकेज है, लीकेज जो है वो 16 घंटे में टैंक को खाली कर देती है। एक पाइप यदि हम चलाते हैं तो उससे 1 मिनट में 12 लीटर, और जब उससे 1 मिनट में, ध्यान दो, 1 मिनट में 12 लीटर फिल होता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 12 गुणा 60, तो कितना आ जाएगा, 720 लीटर, 720 लीटर। क्या ये बात समझ में आती है। अब यहां से हमें समझ में आ गया कि 1 घंटे में उससे 720 लीटर पानी भरा जा सकता है। अब उसने कहा था यदि हम उस पाइप को भी चला दें और लीकेज भी हो रही हो तो तब 24 घंटे लगते हैं। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर कितना खाली होता है, 2 लीटर खाली होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखो भाई, ध्यान से समझना, तो लीकेज प्लस पाइप जब दोनों चल रहे हैं, लीकेज भी हो रही है और पाइप से भरा भी जा रहा है, लीकेज भी हो रही है और पाइप से भरा भी जा रहा है, तो तब यहाँ से देखो 2 लीटर खाली हो रहा है, और लीकेज जो है अकेला 3 लीटर खाली कर रहा था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पाइप 1 लीटर भर रहा है, तो पाइप से 1 घंटे में 1 लीटर, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में कितना, 720। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 720 के, तो 48 यूनिट किसके बराबर हो गए, 720 गुणा 48, इट मीन्स 34,560 लीटर। क्लियर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अजय ने इन्वेस्ट किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है ना। अजय इन्वेस्टेड हिज सेव्ड मनी इन बैंक. This sum of money becomes 1120 in 2 years and 1300 in 5 years. So, जो वो पैसा है वो 2 साल में हो जाता है 1120 रुपये और 5 साल में हो जाता है कितना 1300 रुपये. तो एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के रेट से. तो व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड, इट मीन्स प्रिंसिपल आपसे पूछा है. अब आप एक बात सोचो कि ये चीज़ क्या है, 1120 और 1300, ये क्या है, अमाउंट है. अब ये 1120 क्या है, अमाउंट है, कितने साल के बाद का, 2 साल के बाद का. इट मीन्स प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट. 2 ईयर इंटरेस्ट वो कितना है भाई, 1120 है. और प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर इंटरेस्ट कितना है, 5 ईयर इंटरेस्ट है हमारा कितना भाई, 1300 है. अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पर 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल का. और यदि आप यहाँ से देखें तो 180 रुपये का डिफरेंस है. तो 3 साल का जो इंटरेस्ट हुआ वो 180 रुपये हुआ. 3 साल का डिफरेंस के 3 साल का जो इंटरेस्ट हुआ वो 180 रुपये. तो 1 साल का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 रुपये. तो 1 ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 1 ईयर इंटरेस्ट 60 रुपीज़ कितना भाई, 60 रुपीज़. क्योंकि 3 ईयर का इंटरेस्ट हो गया है 180, तो 1 ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया 60. अब यहां पर देखो हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का 60 है तो 2 साल का कितना 120 इक्वल टू कितना 1120. तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1120 माइनस कितना 120, इसका मीनिंग 1000 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है. तो करेक्ट आंसर इज 1000 इज द करेक्ट आंसर. 1000 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अतुल बोट इज साइकिल एट 3/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस. उसने क्या कहा कि अतुल ने एक बाइसिकल खरीदी 3/4 प्राइस पर, ठीक है ना, और उसे बेच दिया 20% अबव इट्स मार्क प्राइस. और जो भी उसका MRP था उससे 20% ज़्यादा में बेच दिया. तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी. अब एक बात सोचो, यहां से MRP, CP और SP ऐसा हमने लिख लिया. मान लो MRP है 100 रुपये, जब वो खरीदने जाता है उसके 3/4 में खरीदा, तो 100 का 3/4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75 रुपये. 75 रुपये, तो खरीदा उसने 75 रुपये. अब जब बेचने की बारी आती है तो 20% ज़्यादा में बेचा, किससे, मार्क प्राइस से. मार्क प्राइस तो 100 है, 100 से 20% ज़्यादा, तो इसको 120 में हमने इसको बेच दिया. कितने में भाई, 120 में हमने इसको बेच दिया. तो आपसे पूछा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है. अब यहां से देखिए उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. कितने का प्रॉफिट हुआ, 45 का. अब ये 45 का प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस कितना है 75. तो प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100. प्रॉफिट है हमारा 45 का, अपॉन में CP कितना है 75 इंटू कितना भाई 100. यहाँ से 25 से कितनी बार भाई, 25 या 75, 25 का 100 और 45 दूनी 90, 180, बल्कि यहाँ से ये कैंसिल 3 से ये 15 बार और 15 चौका 60, तो 60% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज 60% इज द करेक्ट आंसर. तो 60% क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बिफोर 2001 वुड हैव द सेम कैलेंडर एज द कैलेंडर ऑफ 2001. भाई उसने कहा कि 2001 का कैलेंडर और इनमें से इससे पहले कौन सा ईयर है ऐसा जिसका कैलेंडर सेम था. तो इससे पहले पूछा है ना, तो इन दोनों को तो हटा दो, यहां से चेक करो. जैसे 1990 और 1999 को ले लो, इन दोनों को ले लो. अब सेम कैलेंडर के लिए एक छोटी सी बात याद रखना कि यहां से इनका डिफरेंस और डिफरेंस प्लस जितने साल का डिफरेंस है वो लेना है, प्लस इन साल में इस ड्यूरेशन में जितने नंबर ऑफ लीप ईयर आए हैं उनका सम वो 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 0 हो तो इसका मीनिंग कैलेंडर सेम होगा.
अब यदि आप यहां ध्यान से देखें तो 1990 और 2001 का जो डिफरेंस है, 2001 और 1990 का डिफरेंस है कितने साल का भाई? 11 साल का। 11 साल ये लिखा प्लस, और इन 11 साल में जो लीप ईयर आए हैं उनको लिख लीजिए। इन 11 साल में लीप ईयर कौन सा होगा? 1992 होगा, 96 होगा, 2003 लीप ईयर आ गए। कौन कौन से? 1992, 1996 एंड 2000, ये क्या होंगे? 3 लीप ईयर आ गए। तो टोटल कितना आ गया भाई? 14। और मैंने आपसे यही तो बोला है कि जो डिफरेंस है वो 7 या 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तो आ तो रहा है 14। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1990 का और 2001 का जो कैलेंडर होगा वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो करेक्ट आंसर इज 1990 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई हमारा, 2 रेलवे स्टेशन है ए और बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। भाई उसने कहा कि 2 रेलवे स्टेशन है, एक ए है दूसरा बी है, और दोनों रेलवे स्टेशन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अब उसने कहा ट्रेन एम स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, यहां से स्टेशन ए से ट्रेन एम स्टार्ट होती है एट 7, ये ट्रेन एम है, कितने बजे भी? 7 बजे। 7 बजे यहां से शुरू करती है एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशन बी, और स्टेशन बी की तरफ चलती है एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये कितने की स्पीड से भी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। अनदर ट्रेन पी, दूसरी ट्रेन पी जो है वो पी यहां से चलती है, स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी, स्टेशन बी से स्टार्ट होती है टुवर्ड्स स्टेशन ए, स्टेशन ए की तरफ, कितने बजे भी? 8 बजे एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से चलती है। एट व्हाट टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट ईच अदर, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से किस टाइम पर मिलेंगी? अब पहली चीज ये देखो, इनके चलने का टाइम जो है दोनों का अलग अलग है। ये ट्रेन 7 बजे चलती है तो ये वाली ट्रेन 8 बजे चल रही है, ऐसा ही है ना? तो ये वाली ट्रेन इससे 1 घंटा पहले चल रही है, और जब ये 1 घंटा पहले चल रही है तो उस 1 घंटे में इट मीन्स जब 8 बजे होंगे, 8 बजे तक ये कितना चल पाएगी? इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल पाएगी। तो जब 8 बजेंगे, जब तक 8 बजेंगे तब तक ये 20 किलोमीटर जा चुकी होगी, और जब 20 किलोमीटर जा चुकी होगी तो 110 में से 20 किलोमीटर तो कवर हो चुका है, तो बाकी बचा कितना भाई? 90 किलोमीटर। अब इस 90 किलोमीटर को ये दोनों मिलकर कवर करेंगे, क्योंकि होगा क्या कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां से देखो भाई, यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में कितना भाई? स्पीड। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? 90 अपॉन में स्पीड की यदि हम बात करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा भाई? ऐड हो जाएगी। भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 20 प्लस कितना भाई? 25। यहां से हम देखें तो 90 अपॉन में कितना भाई? 45, और 90 अपॉन में 45 दैट इज 2। तो 2 आवर्स के बाद ये मिलेंगे, लेकिन 2 आवर्स किसके? देखो रिलेटिव स्पीड का यूज हमने 8 बजे किया, तो 8 बजने के 2 घंटे बाद, और आज 8 बजने के 2 घंटे बाद क्या बचा भाई? 10 बजे। तो 10 बजे ये एक दूसरे से मिलेंगे, 10 AM पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको देखते हैं। आपको यहां पर किसकी वैल्यू बतानी है भाई? ए की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। आपको दिया है a/3 माइनस a-2/5 इक्वल टू कितना भी? 1। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना? 15 एलसीएम आ गया, तो यहां से आएगा भी 5a माइनस 3a-2 इक्वल टू कितना भाई? 1। इसको हम इधर ले जाएंगे तो 5a माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस a प्लस 2 इक्वल टू कितना भाई? 15। ऐसा ही कुछ हुआ, सॉरी यहां पर 6 आएगा, 3 2 6 इक्वल टू कितना भाई? 15 आ गया। तो 2a इक्वल टू कितना आया भाई? 2a इक्वल टू आ गया भाई हमारा 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4.5। तो करेक्ट आंसर इज 4.5। तो a की वैल्यू जो होगी वो कितना होगी? 4.5। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। उसने कहा 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में भाई? 10 दिन में। क्लियर है? 10 आदमी जो है एक मकबरा 10 दिन में बना सकते हैं।
दुर्भाग्य से हुआ क्या कि पहले दिन केवल एक ही आदमी काम करने के लिए आता है, दूसरे दिन दो और कर्मचारी काम में शामिल हो जाते हैं, और यदि प्रतिदिन दो दो बढ़ते चले जाते हैं तो बताइए कि जो मकबरा है उसको बनने में कितना टाइम लग जाएगा, कितने दिनों में वो बन जाएगा। देखो भाई, यदि वो 10 आदमी लगते तो 10 दिन में उसको पूरा कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या, पहले दिन एक ही आदमी आया, अगले दिन 2 आदमी बढ़ गए तो इसका मीनिंग 3 आए, उससे अगले दिन हुआ क्या, फिर 2 आदमी बढ़ गए तो इसका मीनिंग 5 आए। क्लियर है? फिर 2 बढ़ते चले गए। तो आपको बस यही बताना है कि कितने दिन में वो पूरा हो जाएगा। मान लेते हैं, ध्यान से सुनिए, एक आदमी का एक दिन का काम, ध्यान सुनिए, एक आदमी का एक दिन का काम है 1 यूनिट। मैंने क्या मान लिया, देखो लेट कर लिया, ध्यान समझना, 1 मैन का 1 डे वर्क, वो कितना है भाई, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। एक आदमी का एक दिन का काम है 1 यूनिट। कितने आदमी है भाई, 10। तो 10 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो गया। और वहां पर वो उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 10 डेज में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क यदि हम देखें तो एक दिन 10 आदमियों का एक दिन का है 10 यूनिट, और 10 दिन में किया इंटू 10, तो टोटल 100 यूनिट वो काम हो गया। तो 100 यूनिट काम उन्हें करना है। टोटल वर्क कितना आता भाई, 100 यूनिट टोटल काम हो गया। क्लियर है? अब रही बात, कहानी क्या हुई भी, पहले दिन काम करने के लिए अकेला एक व्यक्ति आया। तो जब एक व्यक्ति आया तो अकेला, तो एक व्यक्ति का एक दिन का काम जो था वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट पहले दिन हो गया, फर्स्ट डे, ठीक है ना। अब सेकंड डे हुआ क्या कि 2 और आ गए, तो एक तो पहले से था, तो अब हो गए भाई हमारे पास 3। तो सेकंड डे 3 व्यक्ति हो गए, 3 लोग हो गए, और 3 लोगों का एक दिन का काम कितना होगा भाई, 3 यूनिट होगा। फिर 2 फिर आ गए, तो टोटल अब कितने हो गए, 2 फिर आ गए, तो अब हो गए भी 5। तो 5 हो गए, तो 5 व्यक्तियों का थर्ड डे जो बनेगा, थर्ड डे 5 व्यक्ति हो गए, और 5 व्यक्तियों का एक दिन का काम कितना होगा, 5 यूनिट, और ऐसे ही चलता जाएगा। और इक्वल टू टोटल कितने यूनिट हमें कराना है, 100 यूनिट। ठीक है? अब जितने यहां पर डेज होंगे, पहले दिन एक आदमी आया, दूसरे दिन 3 हो गए, तीसरे दिन 5 हो गए, और इनका सम जाना चाहिए कितना, 100। अब देखो ये जो सीरीज बन के आ रही है, ये हमारी कौन सी आ रही है अभी, एपी आ रही है। ये कौन सी आ रही है अभी, एपी। और एपी में सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। अब देखो n तो हमें पता नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ डेज नहीं पता। क्लियर है? तो n/2 2a, a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1, तो 2 × 1 दैट इज 2, 2a + n-1 × d। डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 तो 2, 5 में से 3 तो 2, ये आया इक्वल टू कितना भाई, 100 आया। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का डाउट तो नहीं है? अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाता है, n/2 2 + 2n-2 इक्वल टू कितना भाई, 100। यहां से इससे ये कैंसिल, और फिर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो n² इक्वल टू कितना आ गया भाई, 100। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10। तो इसका मीनिंग वो वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन्स 10 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 10 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसने कहा टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स इज 150 डिग्री आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। उसने ये कहा भाई ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम। ठीक, इसकी ये वाली साइड है भाई 10 सेंटीमीटर की, ये वाली हमारी 12 सेंटीमीटर की। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है भाई, 150 हो गया, ये वाला 150 है। तो आपसे पूछे इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अब देखो भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। यदि आपके पास एक ट्रायंगल है, क्लियर है, इनकी 2 साइड ये हैं, इनके बीच का एंगल यदि मैं कहता हूं थीटा है, और ये वाली साइड है ए और ये बी, तो एरिया होता है ½ AB
साइन थीटा। एरिया क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा। लेकिन यदि मैं यहां पर देखूं तो इससे इसको मिला दोगे तो ऐसे तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिलेंगे, तभी तो ये पैरेललोग्राम बना। ऐसे हमारे पास कितने भाई, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तो ऐसे तो यहां दो बने। तो इसका मीनिंग इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा हाफ का, इसमें इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है भाई हमारा 10, बी कितना है भाई 12, और साइन कितना भाई 150, साइन 150। अब साइन 150 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 12 इंटू साइन 150 को 90 प्लस 60 लिख सकता हूं, 90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा कितना होता है भाई कॉस, तो यहां से 10 इंटू 12 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है कितना भाई 1/2। तो यहां से 10 इंटू 12 इंटू 1/2, 2 से कितनी बार भाई 6 टाइम, तो यहां पर कितना आएगा भाई 60 आ गया। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट वेज a team of 5 members can be selected from 12 people when the particular person will always be selected and one particular person will never be selected। अब हुआ क्या भी, 12 लोग हैं, 12 में से 5 की हमें क्या बनानी है भाई, 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, 12 में से 5 करने। लेकिन कंडीशन क्या दे दी भाई, उन 12 में से एक तो ऐसा है जो एक 1 पर्सन ऐसा है जिसको हमेशा सेलेक्ट करना है, वो तो पक्का, वो तो होना ही होना है, और एक ऐसा है जिसको कभी भी हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो एक बात सुनो, यदि मैं इन दोनों को तो हटा ही दूं, इन दोनों को हटा दूं तो इसका मीनिंग कितने, 12 में से इन दो को हटा दो तो इसका मीनिंग हमारे पास बचे 10। कितने बचे, 10 बचे, 10 ही तो लोग बचे। अब हटाए क्यों, क्योंकि एक को सेलेक्ट करना ही नहीं है, उसको हटा दो, और एक हमेशा क्या होगा, सेलेक्ट होगा, उसको हटा दिया। तो अब बचे कितने, 10। 10 में से अब जो सिलेक्शन करना है केवल 4 का करना है। अब 4 का क्यों करना है, 4 का इसलिए करना है कि भाई यहां पर आप यदि देखें तो 5 में से एक तो ऑलरेडी हमेशा सेलेक्ट हो ही रहा है ना, 5 में से एक हमेशा सेलेक्ट हो रहा है, तो बचे कितने, 4। तो 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है, और सिलेक्शन का काम जब भी करना हो तो सिलेक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन के थ्रू किया जाता है। तो 10C4, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10C4 की यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा कितना भी 4 इंटू कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना भाई 7। यहां से 4 दूनी 8, ये कैंसिल, 3 से 3 बार कैंसिल, ये 9, तो कितना 7 या 21, तो 210 इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 210 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो 210 तरीके से हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है सम लेबर्स कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 60 डेज। कुछ लेबर है जो किसी काम को 60 दिन में कर सकती है। अब उसने कहा यदि 8 लेबर और आ जाए तो 10 दिन पहले काम फिनिश हो जाता है। तो आपको बताना है ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर कितनी है, कि शुरुआत में कितनी लेबर थी। तो आपको पता है भाई M1D1 इक्वल टू M2D2 होता है ना, M2D2। अब यहां से M1 मैंने मान लिया कि यहां पर शुरुआत में X लोग थे, लेबर जो थी X थी, कितने दिन में भी 60 दिन में। अब हुआ भाई 8 ज्यादा, तो X प्लस 8 हो गए। अब 10 दिन कम लग रहे हैं, 10 दिन कम का मीनिंग है पहले 60 थे तो अब 85 दिन, तो यहां से ये कैंसिल। तो 6x इक्वल टू कितना भाई 5x प्लस 8 पंजे 40 40। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भी 40, x की वैल्यू कितनी आ गई भी 40। तो नंबर ऑफ जो लेबर थी शुरुआत में वो कितनी थी भी 40 लेबर थी। करेक्ट आंसर इज 40 इज द करेक्ट आंसर। तो शुरुआत में जो लेबर थी वो कितनी थी भी 40 थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ ए कार ए इज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ बी इन द रेशियो 6:7। कार ए और कार बी दो हैं, उनकी स्पीड का रेशियो भाई 6 और 7 का है। कार ए है और कार बी है,
इनकी स्पीड का यदि मैं रेशो बताता हूं तो स्पीड का रेशो कितना है भाई, 6:7 का है। स्पीड का रेशो कितना है, 6:7 का है। अब उसने कहा इफ कार बी कवर्स 420 किलोमीटर इन 5 आवर। कार बी के बारे में यदि हम देखें तो कार बी की स्पीड तो फाइंड की जा सकती है, क्योंकि हमें ये पता है कि वो 5 घंटे में 420 किलोमीटर जाती है। तो 5 घंटे में 420 जाती है तो उसकी स्पीड तो हम फाइंड कर सकते हैं, कार बी की स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई, 420 अपॉन में टाइम कितना है, 5। तो 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20। तो उसकी स्पीड आ गई भी 84 किलोमीटर पर आवर। किसकी, कार बी की स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो आपसे पूछा है कि भाई कार ए की स्पीड कितनी होगी, तो देखिए यहां पर कार बी के यहाँ रेशियो के हिसाब से तो 7 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है अभी 84। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 12 टाइम्स हो रहा है। यहां पर भी इसका भी क्या कर देंगे 12 टाइम्स, तो 12 टाइम्स करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए जो है उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी भी, 72 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाएगी। तो राइट आंसर इज 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा एक ट्रेन है, एक पोल को, एक खंबे को 20 सेकंड में क्रॉस कर जाती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। बात को ध्यान समझना, ये एक ट्रेन है, एक पोल को 20 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में भी, 35 सेकंड में वो क्रॉस कर जाती है। क्लियर। अब उसने कहा द सेम ट्रेन, वही ट्रेन क्रॉसेस एन अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन जो कि 200 मीटर लंबी है उसको क्रॉस करने में वो, और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने सेकंड में भी, 10 सेकंड में वो क्रॉस कर जाती हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर, या सेकंड ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है ये आपको बताना है। अब एक बात सुनो भाई, पहली चीज तो ये निकाल लो कि जो हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो ट्रेन है फर्स्ट वाली, जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है ये हमें देखना है। क्लियर है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है, दोनों ही चीज हम लेकर चल लेते हैं। उसकी लेंथ कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है। अब एक बात सोचो, यहां पर देखो, जब एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है, जितना कि ट्रेन की लेंथ। और जब ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, और जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना चलती है, जितना कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ तो t हो गया और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना होगा भी, 300, उसने जो हमें दिया है। इसका मीनिंग इतना मीटर जाने में उसे 20 सेकंड और इतना मीटर जाने में 35 सेकंड। तो ये जो 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इन 15 सेकंड में वो कितना जा सकती है, 15 सेकंड में जितनी लंबी ट्रेन है, जितनी लंबी ट्रेन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ इन 15 सेकंड में, इन 15 सेकंड में उतना जा सकती है जितना लंबा प्लेटफॉर्म है। बात को ध्यान समझना, यहां पर इन 15 सेकंड में वो उतनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं जितना लंबा वो क्या है, प्लेटफॉर्म है। देखो जितनी लंबी ट्रेन है उतना लंबा जाने में उस ट्रेन को 20 सेकंड लगे, और प्लेटफॉर्म प्लस क्या ट्रेन, टोटल 35। तो ये 15 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है। और यहां पर प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है, 300 मीटर लंबा है। तो उसकी स्पीड हमारे पास आ जाएगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, कितने 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और उसको कवर कर रही है वो 15 सेकंड में। भाई 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इतने मीटर जाने में उसे 15 सेकंड लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां से उस ट्रेन की, जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन है, उसकी स्पीड आ गई। अब रही बात ट्रेन की लेंथ। लेंथ कैसे भाई, ये बताओ, जो ये ट्रेन है जब पोल को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है, जितना की ट्रेन, और पोल को क्रॉस करने में उसे कितने लगते हैं, 20 सेकंड। 20 सेकंड में वो जा रही है और 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी, तो कितने मीटर जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इट मीन्स 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 20 सेकंड में कितना भाई, 400 मीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पोल ट्रेन है, ट्रेन की जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है। ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ कितनी है भी, 400 मीटर। ये बात समझ में आती है। ये तो हुआ जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन है उसकी लेंथ भी पता चल गई, उसकी स्पीड भी पता चल गई।
अब उसने हमसे ये कहा था कि वही ट्रेन जब एक दूसरी अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको क्रॉस करने में कितने सेकंड भाई? 10 सेकंड। तो आपको बस यही बताना है स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब ये बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितना? अब जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी या सेम डायरेक्शन में जाएं तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेंगे? जितना दोनों की टोटल लेंथ है। अब जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन थी उसकी लेंथ आ गई थी 400 और जो उसने दी थी उसकी ट्रेन है भाई, उस ट्रेन की लेंथ है 200, तो टोटल डिस्टेंस आ गया भाई 600 मीटर। अब रही बात स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाती है ऐड, और जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन थी उसकी स्पीड है 20 प्लस एक्स, हमारा जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड हमने मान ली x मीटर पर सेकंड है। कितने टाइम में क्रॉस करती है? आप कहेंगे सर 10 सेकंड में, यहाँ से 10 सेकंड में। इससे ये कैंसिल, तो 60 इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। उसकी स्पीड कितनी है भाई? 40 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसने कहा देयर इज ए मिक्सचर। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना जरा इसको। ठीक है ना। देयर इज ए मिक्सचर ऑफ एप्पल जूस एंड वाटर। भाई एप्पल जूस और वाटर का मिक्सचर है, एप्पल जूस और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 10% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। इस मिक्सचर में से 10% हमने लिया और उसमें कितना, जितना हमने उसमें से निकाला है उतना ही हमने क्या डाल दिया भाई? पानी डाल दिया। उतना ही हमने क्या डाल दिया भाई? पानी डाल दिया। उतना ही हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। ऐसा करने से सेम क्वांटिटी हमने पानी डाल दिया, तो ऐसा करने से एप्पल जूस और वाटर का रिजल्टिंग जो मिक्सचर है उसमें रेशो आ जाता है कितना? 2:3 का, 2:3 का। तो उसने पूछा क्या है? द रेशो ऑफ एप्पल जूस एंड वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में एप्पल जूस और वाटर का क्या रेशो था? अब एक बात सुनो, मान लेते हैं एप्पल जूस और वाटर का रेशो था x और y का। हुआ ये x और y का था। हुआ ये इसमें से इसका हमने 10% निकाला, जो भी था टोटल उसका हमने 10% निकाला, तो एप्पल जूस भी 10% निकल गया। तो यहां पर एप्पल जूस का 10% निकल गया, तो ये इसका भी 10% निकलेगा, इसका भी 10%। तो इसका 10% निकला तो x का रह गया कितना भी? x का कितना भी? 90% रह गया। लेकिन इसमें हुआ क्या? हमने इसमें पानी तो ऐड कर दिया था, जितना हमने ओवरऑल मिक्सचर निकाला था उतना पानी ऐड कर दिया। तो तब इसके ऐसा करने के बाद जो हो रहा है रेशो 1:3 का हो रहा है। 1:3 क्या बता रहा है? यदि ये 2 रहता है तो ये 3, तो टोटल हो जाता है हमारे पास 5। तो इसका मीनिंग शुरुआत में भी टोटल जो मिक्सचर था वो 5 ही था, क्योंकि जितना हमने मिक्सचर निकाला उतना पानी डाल दिया था। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि यहाँ पर रेशो का सम 5 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो ये बात समझ में आती है कि ये जो एप्पल जूस था उसका 20% किस यहाँ पर उसका जो 90% है, 90% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x का 90% 9/10 इक्वल टू कितना भाई? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/9। 20/9। अब यदि x की वैल्यू 20/9 है और x की वैल्यू कितनी है? 20/9, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 में से माइनस कर दो, तो y कितना हो जाएगा भाई? 5 माइनस 20/9, तो दैट इज 25/9 आ जाएगा। 9 5 में 45, 45 में से 20, तो 25, 25/9। तो x की वैल्यू आ रही है 20/9 और y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 25/9। क्लियर है? तो x और y, तो x की वैल्यू है 20/9 और y की है 25/9, और 9 से 9 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो रेशो जो बन के आया 4:5 का रेशो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 4:5। तो दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा? 4:5 उनका रेशो हो जाएगा। क्लियर है? तो शुरुआत में एप्पल जूस और वाटर का जो रेशो था वो क्या था भाई? 4:5 का रेशो था। चले आगे। अब इसने कहा हाउ मेनी टाइम्स will 21st day of month comes in 300 consecutive years।
भाई महीने में 31वां दिन, एक साल में 31वां दिन, किसी महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? अब आपको याद होना चाहिए क्या कि एक साल में 7 ऐसे महीने होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है। वन ईयर में जो 31st डे ऑफ ए मंथ, 31st डे ऑफ ए मंथ कितनी बार भाई? 7 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 7 माह ऐसे हैं जिसमें 31 तारीख आती है। तो एक साल में 7 हुए, और यहां तो 300 साल की बात कर रहा है, तो 300 साल में कितने हो जाएंगे? 300 साल में कितने हो जाएंगे? 300 गुणा 7, 300 गुणा 7, तो 2100 बार क्या आएगा भाई? 31 तारीख आ जाएगी। 2100 बार 31 तारीख आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज 2100 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 49 की पावर 61 इज डिवाइडेड बाय 35। अब एक बात बताओ, यहां से क्या मैं इसको ऐसे 49 की पावर 61 है और डिवाइडेड बाय कितना भाई? 35। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 35 प्लस 14 और उसकी पावर 61 अपॉन में कितना? 35। अब एक बात समझना भाई, यदि मैं इस 35 से इस 35 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0, तो यहां पर 14 बचा। क्लियर है? तो अभी हम यहां पर एक बात नोट कर सकते हैं कि पावर को चेक करेंगे। यदि पावर इवन है, यहां पर पावर ओड है, तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 14 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही आता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई? 14। और यदि इवन है तो तब क्या होगा भाई? मैं अभी क्या करता हूं, 61 ना लेकर 1 पावर लेता हूं, तो 14 की पावर 1 कितना होता है भाई? 14 होता है। 14 की पावर 1 14, तो 35 से 14 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 14। ओड है तो 14 आया। अब यदि इवन होता, पावर 2 होता, इवन होती, तो तब क्या होता है? 14 इंटू 14 यदि मैं करता हूं, पावर 2 लेके चलते हैं, तो कितना आ जाता है अभी? 196। और 196 को यदि आप 35 से डिवाइड करते हैं तो 21 रिमाइंडर आता है। तो यदि इवन पावर होगी तो 21 आ रहा है, ओड है तो कितनी है? 14 है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 14 इज द करेक्ट आंसर। तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा भाई? 14, क्योंकि यहां पर भी पावर जो थी वो ओड थी, ओड पावर थी। क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है कि भाई एक कार ओनर है और डीजल खरीदता है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं एट द रेट ऑफ 6.50, 10 रुपीज एंड 8.50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। और वो इसने लिखा क्या है? ही स्पेंड्स ए सम ऑफ 22,100 पर ईयर। हर साल वो 22,100 रुपए का डीजल वो खरीदता है। तो उसने पूछा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एवरेज प्राइस पर लीटर ऑफ द डीजल। डीजल का पर लीटर का प्राइस कितना था अप्रोक्सीमेट? अब तीनों के हिसाब से। अब देखो भाई, पहले साल भी उसने 22,100 रुपए का खरीदा, दूसरे साल भी 22,100 रुपए का खरीदा, तीसरे साल भी 22,100 रुपए का खरीदा। अब यहां पर देखो, पहले साल जो है वो कितने के रेट से? 6.50 पर लीटर के हिसाब से खरीदा। अब यदि मैं पॉइंट हटा देता हूं तो यहां पर आ जाएगा भाई 10। क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, 13 से 13 ही कम 13, 13 7 91, 1700 और इंटू 2 3400। इसका मीनिंग पहले साल 3400 लीटर खरीदा। दूसरे साल की यदि हम बात करें तो 10 रुपए लीटर था, तो 10 से भाग कर दिया, तो यहां पर कितने लीटर? 2210 लीटर दूसरे साल खरीदा। तीसरे साल 8.50 है या 8.5 रुपीज पर लीटर है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया। और यहां से 5 से 2 बार, 5 से कितना बार भाई? 5 कम 5, 5 7 35, 17 बार। क्लियर है? 17 से कितनी बार भाई? 1300 बार, 13 दूनी 26, तो 2600 ये आ गया। तो इसका मीनिंग तीसरे साल उसने 2600 लीटर खरीदा। तो पहले साल उसने 3400 लीटर खरीदा, दूसरे साल उसने 2210, तीसरे साल 2600। तो तीनों साल में टोटल कितना खरीदा? इनको जोड़ लेते हैं 0 0 और ये 10 आ गया भाई लास्ट में। ठीक है ना? और 4 2 6
और 6 12, 2 1 आया और 3 और 1 4 और 2 6 2 8, तो 8210 लीटर उसने खरीदा। कितना भाई? 8210 लीटर उसने टोटल तेल खरीदा। इतना तेल उसने खरीदा कितने साल में भाई? 3 साल में। और 3 साल में टोटल उसका खर्चा कितना हुआ तेल पर? एक साल का है कितना? 22,100 रुपये, तो 3 साल के कितना होगा? 66,300 रुपये का टोटल खर्चा हुआ। और उसने यही तो पूछा था ऑन एन एवरेज क्या लीटर, कितने रुपये लीटर के हिसाब से उसने खरीदा। तो इतने रुपए उसने खर्च किए और इतने लीटर खरीदा, तो इतने लीटर से हम डिवाइड कर दें 8210, इससे डिवाइड हम कर देते हैं तो लगभग कितना आ जाता है? 8.07 के अराउंड आ जाता है। तो जो एवरेज प्राइस है, अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्राइस जो है वो डीजल का कितना है? 8.07 है। 8.07 रुपीज पर लीटर के हिसाब से आएगा। क्लियर है? पक्का भाई? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। अब देखो इसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज लेस देन 1800 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 6, 12 एंड 18। उसने कहा कि 1800 से कम वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 6 से 12 से और 18 से डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18, इन तीनों का एलसीएम यदि हम देखें तो इन तीनों का एलसीएम आ जाता है भाई 6 से 12 और 18, इन तीनों का एलसीएम आ गया भाई 36। 12 36, 18 दूनी 36, 6 36, मान लेते हैं 36 जो है एलसीएम आ गया। इट मीन्स जो नंबर 36 से डिवाइड हो जाएगा वो इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है भाई? अब इससे 36 से किसको? 1800 को डिवाइड कर लो भाई 36 से यदि हम डिवाइड करेंगे 36 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 50 बार चला जाएगा 1800, तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मीनिंग 1800 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 36 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसमें से 36 माइनस कर दो, क्योंकि 1800 भी पूरा डिवाइड हो रहा था। 1800 माइनस 36 कर दिया, कितना आ जाएगा भाई? 1764। तो 1764 1800 से पहले वो नंबर है जो 36 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 36 से डिवाइड हो रहा है तो वो इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 1764 इज द करेक्ट आंसर। 1764 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसने लिखा क्या है इसको बड़े ध्यान से समझना भी। फॉर द सेट ए एंड बी, और इसने लिखा यह है ए यूनियन बी है, इसको सही कर लेना, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू ए। भाई ए और बी सेट का जो यूनियन है वो किसके बराबर है? वो ए के बराबर है। तो ए और बी सेट का यूनियन ए के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है कि अब इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ए इज द सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ए बिलोंग्स टू ए बी होगा, या तो फिर भाई या तो ए इक्वल टू बी है, कुछ ना कुछ होगा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब एक बात सोचो, ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आ रहा है? ए आ रहा है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ रहा है। तो कहने का मीनिंग ये है कि देखिए ए के यदि मैं एलिमेंट कहता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, बी के एलिमेंट है 2 और 3, तो तभी तो ए यूनियन बी यदि आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इन दोनों के ओवरऑल सारे एलिमेंट वो कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, तभी तो ए के बराबर आया। ये तो हमारा ए सेट था। तो इसका मीनिंग ये तो तभी पॉसिबल हुआ ना जब बी जो है वो सेट ए का क्या है? सबसेट है। सेट बी जो है सेट ए का क्या है? सबसेट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी ए का क्या है? सबसेट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। इसने कहा एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, डीलर है, क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस। वो ये कहता है भाई मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, और उसने कहा लेकिन वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का यूज करता है, बट ही यूजेज
वेट 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg वाइल सेलिंग। उसने कहा जब वो बेचता है 900 ग्राम का यूज करता है किसकी जगह, 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम का यूज करता है। तो आपसे पूछा है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज क्या है। अब एक बात सोचो, मान लो 1000 ग्राम है, ध्यान समझना, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है जो शॉपकीपर के लिए है, वो कितना भी 1000 रुपए है, 1000 रुपए। अब उसके पास कोई कस्टमर आता है, अब कस्टमर आता है, वो कहता है भाई 1 किलो मुझे सामान चाहिए, तो 1 किलो सामान की जगह वो कितना सामान देता है भाई 900 ग्राम। तो 900 ग्राम में उसका खर्चा, जब 1000 ग्राम में उसका खर्चा 1000 रुपए का, तो 900 ग्राम में तो एक्चुअल में उसका खर्चा कितना होगा, वो कितना होगा 900 रुपए। लेकिन कस्टमर को वो 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन कस्टमर ने तो मांगा था 1 किलो, तो कस्टमर तो 1 किलो के पैसे देगा। और कस्टमर से उसने क्या बोला, भाई मैं कॉस्ट प्राइस पर दे रहा हूं, तो 1 किलो का रेट कितना है 1000, तो उसने 900 ग्राम को ही कितने में बेच दिया, 1000 रुपए में बेच दिया, 1000 रुपए में उसने बेच दिया। अब देखो 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है 900, सेलिंग प्राइस है कितना 1000, तो यहां पर उसने प्रॉफिट कमा लिया, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट है 100 रुपए का, अपॉन में सीपी कितना है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 900, और इंटू कितना भाई 100, तो यहां से 2 0 कैंसिल, तो कितना 11.11%। तो उसका जो एक्चुअल में प्रॉफिट है वो कितना 11.11% का उसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन अच्छे थे और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो भाई इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।